नमस्कार दोस्तों, इंफ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं राजस्थान से, जहां पर दोस्तों राजस्थान कैबिनेट के द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड और सिंगरेनी कॉलरेज के बीच जॉइंट वेंचर को अप्रूवल दे दी है। और फाइनली भी आप कह सकते हैं कि ये दोनों मिलकर उनके प्लान्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों कंपनी से मिलकर ये डिसाइड किया था कि वो राजस्थान के अंदर एक कोल बेस्ड पावर प्लांट, एक सोलर प्लांट और एक ग्रिड सबस्टेशन को सेटअप करेंगे, जिसके लिए 15,600 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा की जाएगी। और भी फिलहाल इसी प्लान को इनके द्वारा अप्रूवल दी गई है, जहां पर कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी 800 मेगावाट की होगी, सोलर प्लांट की कैपेसिटी 1500 मेगावाट की होगी, जबकि ग्रिड सबस्टेशन जो कि बाड़मेर के अंदर बनेगा वो 765 किलोवाट का होगा। और एक काफी बड़े लेवल पर इसके चलते राजस्थान के अंदर आपको एनर्जी सप्लाई इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट हैदराबाद से है, जहां पर दोस्तों इंडियन अमेरिकन कंपनी जे एरोस्पेस के द्वारा एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन कर दिया गया है। और ऐसा बताया गया है कि अगले साल की स्टार्टिंग में यहाँ से कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये फैक्ट्री कोथूर के अंदर होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क में बनकर तैयार हुई है, जो फैली है 2 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में। हैदराबाद के अंदर अभी इनकी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसके कंपैरिजन में ये ऑलमोस्ट 4 गुना बड़ी है, क्योंकि वो अराउंड 50,000 स्क्वायर फीट में फैली है, जबकि ये 2 लाख स्क्वायर फीट में फैली है। पता चल जा रहा है कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिफाइंड एरोस्पेस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इनके द्वारा की जाएगी और ओवरऑल हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार और नासिक कुंभ मेला डेवलपमेंट अथॉरिटी इन्होंने मिलकर नासिक एयरपोर्ट का एक्सपेंशन अप्रूव कर दिया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसके लिए 556 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। दोस्तों नासिक एयरपोर्ट फिलहाल एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट माना जाता है, जहां पर एनुअली अच्छे खासी लेवल पर लोग ट्रैवल करते हैं। ओजर सेंसर टाउन के अंदर ये लोकेटेड है। अभी डिसाइड ये किया गया है कि कुंभ मेले के चलते इस एयरपोर्ट को और बड़ा किया जाएगा, ताकि आगे चलकर यहाँ पर जो टूरिस्ट या फिर पिलग्रिम्स आएंगे उनको इजिली कैटर कर पाए। फिलहाल एक नई टर्मिनल बिल्डिंग और एडिशनल सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो इसको मैनेज करती है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको डेवलप करेगी, जहाँ पर अथॉरिटीज ने टारगेट ये सेट किया है कि मार्च 2027 तक इनके कुंभ मेले से पहले इसको तैयार कर दिया जाए। एक बार ये काम हो जाता है तो इस एयरपोर्ट की पीक आवर्स में पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी जो भी 300 पैसेंजर्स पर आवर के आसपास है, वो बढ़कर 1000 पैसेंजर्स पर आवर के आसपास पहुंच जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट पुणे से है, जहां पर दोस्तों अमेरिकन कंपनी जीई एरोस्पेस उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को और एक्सपांड करने जा रहा है, और इसके लिए उन्होंने एडिशनल $14 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी है। तो दोस्तों इनकी ये पुणे फैसिलिटी वन ऑफ द बिगेस्ट मानी जाती है ग्लोबली, जहां पर ये जेट इंजन मैन्युफैक्चर करते हैं। उनकी फैसिलिटी के थ्रू ऑलमोस्ट 300 अलग अलग सप्लायर्स को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, और क्योंकि फैसिलिटी का रोल उनके ग्लोबल सप्लाई चेन में लगातार बढ़ता जा रहा है, तो पिछले साल भी यहाँ पर उनके द्वारा $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की गई थी। पर अब ये $14 मिलियन की इन्वेस्टमेंट उसमें लेटेस्ट एडिशन है, जिसके चलते एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर नई फैसिलिटीज और नई मशीन्स यहाँ पर सेटअप की जाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हैदराबाद रीजनल रिंग रोड के नदन पार्ट को लेकर रिवाइज प्लान अप्रूव कर दिया गया है, और अब इस एक्सप्रेसवे के ऊपर 15,627 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। दोस्तों हालांकि हैदराबाद रीजनल रिंग रोड एक 340 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा, लेकिन सबसे पहले इसका नदन पार्ट तैयार किया जाएगा। गिरमापुर से तंगड़पल्ली के बीच में 161 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी, और इसी को लेकर इनिशियली डिसाइड हुआ था कि ये 4 लेन का एक एक्सप्रेसवे होगा, जिसको लेकर पिछले साल टेंडरिंग भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उसके बाद एनएचएआई को रिक्वेस्ट किया कि वो इसको 4 लेन के बजाय एक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनाए, और इसी रिक्वेस्ट को एनएचएआई ने एक्सेप्ट कर लिया है। और क्योंकि अब ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, तो इसके चलते इसकी कॉस्ट 7,104 करोड़ से बढ़कर 15,627 करोड़ रुपीस पर पहुंच चुकी है। और अच्छी बात यह है कि एनएचएआई ने इस चीज को भी अप्रूवल दे दी है, वो इतना पैसा यहाँ पर खर्च कर पाएंगे। इसके लिए जब होगा ये कि यहाँ पर नए टेंडर्स इन्वाइट की जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के आसपास यहाँ पर टेंडरिंग अवार्ड कंप्लीट हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों कर्नाटका बेस्ड एविएशन स्टार्टअप सरला एविएशन ने डिसाइड किया है कि वो आंध्र प्रदेश के अंदर एक नई इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी फैक्ट्री को सेटअप करेंगे, और इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ उन्होंने एमओयू साइन कर लिया है। तो दोस्तों एयर टैक्सी फैक्ट्री देश की पहली गीगा स्केल की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी फैक्ट्री होगी, जिसको आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। आगे चलकर अपने यहाँ में एक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा एयर टैक्सी की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। 1300 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जाएगी, और हर साल 1000 इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो पाएंगी। एयर टैक्सी के अलावा लैंडिंग गियर्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, और उसके लिए यहाँ से अलग फैसिलिटीज वो तैयार करने वाले हैं। एक बार ये फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाती है तो ग्लोबली एयर टैक्सी की प्रोडक्शन को लेकर ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन हब होगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों फूड प्रोसेसिंग को लेकर यूपी सरकार के द्वारा एक मेगा प्रोग्राम अप्रूव कर दिया गया है, और इसके अंतर्गत स्टेट में 75,000 नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप की जाएंगी।
तो दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी हमारे देश में ऑलरेडी फूड प्रोडक्शन में वन ऑफ द बिगेस्ट हब मानी जाती है, जहां पर अच्छे खासे नंबर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑपरेशनल हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल शेयर देखें तो वहां पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसी जो स्टेट्स हैं वो एक्सेल करती हैं। तो इस तरह से यूपी दूसरी स्टेट्स के लिए एक रॉ मटेरियल हब बनकर रह जाता है और इसी सिनेरियो को यूपी सरकार चेंज करना चाहती है, जिसके चलते 75,000 नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्टेट्स के अंदर सेटअप की जाएंगी। हर यूनिट का साइज यहाँ पर अलग अलग होगा और मोस्टली माइक्रो से लेकर मिड साइज की यूनिट्स यहाँ पर तैयार होगी। एक स्पेसिफिक एरिया की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनका साइज डिसाइड किया जाएगा। सेंट्रल स्कीम्स, स्टेट इंसेंटिव्स और प्राइवेट सेक्टर, ये तीनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। बताया जा रहा है कि रेडी टू ईट फूड, डेयरी, स्पाइसेस और मिलेट बेस्ड आइटम्स के ऊपर यहाँ पर फोकस होगा। अगली दो अपडेट दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को लेकर है, जहां पर दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन पंजाब के अंदर दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने फार्मर्स के साथ कंपनसेशन इशू सॉल्व कर लिया है। दोस्तों दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां पर हमें कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, स्पेशली पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब में अथॉरिटीज को लैंड एक्वायर करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। ऑलमोस्ट 13 विलेजेस में लैंड एक्वायर करनी पड़ी है और उसमें से शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो जहां पर लैंड एक्वायर करने में प्रॉब्लम ना हुई हो। और इसके कॉन्ट्रास्ट में आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 80 से 90% कंप्लीट हो चुका है। सेम ही सिनेरियो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी है। पंजाब में इसका काम काफी लैग कर रहा है। पंजाब के बहुत सारे एरियाज में अभी लैंड एक्वायर नहीं हो पाई है और यही मेन रीजन है कि इसकी स्पर जो कि नकोदर से अमृतसर के बीच में बननी है उसे अभी टाल दिया गया है, तो उसे अब बाद में तैयार किया जाएगा। इसका पहला फेज सीधे दिल्ली से कटरा के बीच में तैयार होगा और इसी फेज के अंदर पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स कंपनसेशन को लेकर काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो फिलहाल अभी अथॉरिटीज ने उनको एश्योरेंस दिया है कि उनके जितने भी इश्यूज हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। तो अब वो रोड से साइड हो गए हैं और इसके चलते अब कंस्ट्रक्शन यहाँ पर दोबारा से रिस्टार्ट हुआ है। अगली दोस्तों एक सिमिलर सी अपडेट हरियाणा से है, जहाँ पर दोस्तों एनसीआरटीसी और गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड दोनों के बीच साइबर सिटी आरआरटी स्टेशन को लेकर सहमति बन चुकी है और अब इसके चलते आरआरटीएस और गुड़गांव मेट्रो दोनों के ऊपर स्मूथली काम हो पाएगा। तो दोस्तों इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊं तो गुड़गांव के अंदर जहां पर एनसीआरटीसी साइबर सिटी आरआरटी स्टेशन को सेटअप करना चाहती थी, वहीं से गुड़गांव मेट्रो की नई लाइन भी पास होने वाली थी, जिसके चलते गुड़गांव मेट्रो रेल लाइन ने एनसीआरटीसी को कहा था कि वो आरआरटी स्टेशन पर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स की ओरिएंटेशन चेंज कर दे, ताकि मेट्रो लाइन और आरआरटीएस दोनों को एक दूसरे से अच्छे ढंग से इंटीग्रेट किया जा सके। तो इसी को लेकर पिछले 1 साल से एनसीआरटीसी और गुड़गांव मेट्रो रेल लिमिटेड इनके बीच में नेगोशिएशन चल रही थी। वे कोई भी यहाँ पर मानने को तैयार नहीं था, लेकिन फाइनली अब यहाँ पर एनसीआरटीसी मान गई है, तो अब यहाँ पर स्मूथली आपको काम होता हुआ दिखाई देगा। अगली दो अपडेट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारे रेल मिनिस्टर के द्वारा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर एक प्रोग्रेस शेयर किया गया है और यहाँ पर उनके द्वारा खुद ये कहा गया है कि अगस्त 2027 तक इसका 100 किलोमीटर का सेक्शन ओपन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ हफ्ते पहले हमारे रेल मिनिस्ट्री के द्वारा खुद ये कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सूरत से बिलीमोरा तक का 50 किलोमीटर का सेक्शन अगस्त 2027 में ओपन किया जाएगा, क्योंकि स्टेज के ऊपर कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो एडवांस स्टेजेस में एंटर कर चुका है। और क्योंकि कंस्ट्रक्शन की पेस यहाँ पर अच्छी खासी है, तो इसी के चलते इन प्लान्स को चेंज किया गया है और अब डिसाइड ये हुआ है कि सूरत से वापी तक 100 किलोमीटर की स्टेज को पहले फेज में ओपन किया जाएगा अगस्त 2027 तक, जबकि पहले 2027 तक सिर्फ 50 किलोमीटर की सेक्शन ही ओपन होने वाली थी। बस उम्मीद यही है कि हमें आगे चलकर कोई इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट भी राजस्थान से है, जहां पर दोस्तों राजस्थान सरकार स्टेट के अंदर एक नई इनलैंड पोर्ट को सेटअप करने जा रही है और इसके लिए ड्राफ्ट डीपीआर प्रिपेयर हो चुकी है। तो दोस्तों ये इनलैंड पोर्ट जालोर के अंदर बनकर तैयार होगी, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट राजस्थान सरकार दोनों मिलकर इसके ऊपर काम करेगी। इस इनलैंड पोर्ट के चलते होगा ये कि राजस्थान स्टेट डायरेक्टली गुजरात के कांडला पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 262 किलोमीटर का वाटरवे नेटवर्क इसके लिए यूटिलाइज किया जाएगा, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली गुजरात के कच्छ के अंदर जो वाटरवे रीजन है वो इस्तेमाल होना है। अभी आईआईटी मद्रास के द्वारा इसकी ड्राफ्ट डीपीआर तैयार की गई है। एक बार जब इनलैंड पोर्ट बनकर तैयार हो जाती है तो राजस्थान से टेक्सटाइल, स्टोन्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस और मिलेट्स का ट्रांसपोर्टेशन काफी इजीली फैसिलिटेट किया जा सकेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।